ये सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम शिविर एकेडमी को और करें अपने बैंक एसएससी रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेलकम टू एग्ज़ाम शिविर एकेडमी। एग्ज़ाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम एजुकेशन पे चर्चा का एपिसोड चला रहे हैं। 2 एपिसोड हो चुका है, आज ये तीसरा एपिसोड है, जो कि एग्ज़ाम शिविर एकेडमी चैनल पे, एग्ज़ाम शिविर स्कूल चैनल पे, एग्ज़ाम शिविर फार्मेसी चैनल पे, एग्ज़ाम शिविर टीचिंग चैनल पे ये हमारे एपिसोड चल रहे हैं। एजुकेशन पे चर्चा का जो सेंट्रल थीम है, हम सिर्फ एजुकेशन का अवेयरनेस फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। इसके सेंट्रल थीम ही है अवेयरनेस टू एजुकेशन। आज हमारे साथ हैं गोपाल सर, जो बायोलॉजी के विषय विशेषज्ञ हैं, जयदीप सर हैं, इंग्लिश के विषय विशेषज्ञ हैं, और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो गोपाल सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, लोग एजुकेशन को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से एजुकेशन क्या होता है? क्या हमें इसको एम्प्लॉयमेंट से इसको कंपेयर करना चाहिए कि अदर वे में भी कंपेयर करना चाहिए, या किसके और भी कोई एक्सपेक्ट हो सकते हैं? तो आप उसके बारे में बताएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन सर। और सर, आपने क्वेश्चन था कि एजुकेशन क्या है ना, वो क्वेश्चन था आपका। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो मैं सर एजुकेशन को सर 2 स्तरों पे देखता हूँ। ठीक है, पहला मैं बात करूँ जैसे कि एजुकेशन इसके मूल उद्देश्य की बात करूँ मैं, तो एजुकेशन का मेरे हिसाब से जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करना, बेहतर इकोसिस्टम क्रिएट करना, है ना, हमारे पृथ्वी अखर को बेहतर करना। एजुकेशन का मूल उद्देश्य मेरी नज़र में वही होना चाहिए कि पूरे इकोसिस्टम को एक बेहतर लेवल पर पहुंचाया जा सके। इकोसिस्टम को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बेहतर किया जाए, वो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात करूँ एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ आती है। देखो, एजुकेशन 2 तरह से मैं देखता हूँ उनको। एक तो वो एजुकेशन जो हमारे जीवन स्तर को ऊपर ले जाए, और दूसरा एजुकेशन वो जो हमारी लाइफ स्टाइल को ऊपर ले जाए। ये 2 तरह के मैं इनको 2 आयामों में देखता हूँ एजुकेशन को, जो एक तो जीवन स्तर को ऊपर ले जाए, दूसरा सर उनको जीवन की शैली को ऊपर, लाइफ स्टाइल को थोड़ा बढ़ाए। और वर्तमान की बात करूँ मैं, तो पूरा जो हमारा सिस्टम है, तो जैसे कि बात करूँ जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, तो उनकी मेन प्रायोरिटीज़ क्या थी? वर्कर हायर करना। तो राइट नाउ वही चल रहा है। जैसे कि कोई भी है, जैसे कि हम बात करें बड़े एग्जाम की, जैसे कि आईआईटी है, नीट है, उस वन डे एग्जामिनेशन के ज़रिए बच्चों को हायर किया जाता है, और फिर वो बच्चे वहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं और वहाँ पर अपना अच्छा परफॉर्म, देश का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें अपना योगदान देते हैं। ये होगा एजुकेशन का पहला सिस्टम जो मैं देखता हूँ यूँ। और आपने एक बात कही थी कि एजुकेशन नौकरी के पर्पज़ से करना, तो अच्छी बात है, एजुकेशन के थ्रू नौकरी मिल रहा है, एक अर्निंग मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन उसी को शिक्षा मान लेना, मैं उसको नहीं मानता कि नौकरी ही शिक्षा नहीं। हाँ, शिक्षा के ज़रिए नौकरी पाना, एक अर्निंग करना, वो बहुत अच्छी बात है यूँ। तो यहाँ पर 2 आयाम की बात कर रहा था। एक वो आयाम जो हमें अर्निंग दे रहा है, हमारे सिस्टम को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, एक फिक्स सिलेबस होता है, उसको हम पर्टिकुलर टाइम जोन में कंप्लीट करते हैं, एंड देन एंट्रेंस एग्जाम उसको क्लियर करते हैं, और फिर हम उस जॉब को लेकर उस फील्ड में अपना योगदान देते हैं उस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। तो एजुकेशन का ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा जो हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाए, लाइक मैं बात कर रहा हूँ एथिकल लेवल पे, नैतिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए, और उन दोनों के बीच में बैलेंस होना ही हो। जैसे कि हम बात करें एक बच्चे की बात करें जो हमेशा खुश रहता है, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है हमेशा, और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो दूसरी प्रायोरिटी को ज़्यादा दे रहा है। जैसे कि लाइक कि किस प्रकार से जॉब क्रिएशन किया जाए, एक वर्कर माइंडसेट से बच्चे को पढ़ाया जाता है। यूँ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, वन डे वगैरह, एक्सेप्ट यूपीएससी, तो उसमें वही चीज़ें होती है। तो दूसरा आयाम है वो मिसिंग होता है यूँ। और उस पर बात करूँ मैं, तो जैसे कि बच्चा जो पैदा होता है तो उसके पास 3 स्तंभ है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। पहला स्तंभ के रूप में मैं देखता हूँ उसके पेरेंट्स, दूसरा स्तंभ जो होता है वो होता है उसका एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम पूरा, जिसमें मैं सोसाइटी को भी इंक्लूड करता हूँ, और तीसरा जो उसका कंपोनेंट है या उसका स्तंभ है वो होता है स्कूल, जिसमें से पहले 2 से बच्चे
स्कूल में 5 साल का होता है या 2-3 साल का होता है तब इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन पहले तो जैसे कि पेरेंट्स की बात करूँ और दूसरा सोसाइटी का, उसका वो परमानेंट उससे जुड़ा रहता है। और तीसरा स्तंभ है, उसमें फिक्स टाइम जोन में जाता है और जहाँ पर उसको सिलेबस करवाया जाता है और उसको एकेडमिक एजुकेशन दी जाती है। और पहले दो जो स्तंभ है, उस स्तंभ से उसको दूसरी चीज़ें सीखने को मिलती है जो जीवन के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जो तीसरा जो स्तंभ है स्कूलिंग वाला, क्लियर, उसको भी और बेहतर, एकेडमिक लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी बेहतर चीज़ें करी जा सकती है। बच्चे में सर्वांगीण विकास की बात करते हैं अपन, तो उस तरह के अगर किए जाए, क्योंकि पहली दो चीज़ों को कंट्रोल करना, पेरेंट्स और सोसाइटी को, तो वो तो कंट्रोल करना पेरेंट्स और सोसाइटी को बेहतर होना ही पड़ेगा, और साथ में एजुकेशन को भी और बेहतर होना पड़ेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना एजुकेशन नहीं मानता मैं, उसको और बड़े लेवल पर ले जाना चाहिए। इन शॉर्ट की जो जीवन को और बेहतर करे, जो ह्यूमन सेंट्रिक ना हो और विश्ववाद और जो ऑर्गेनिज्म बेस्ड पर एजुकेशन हो, इस प्रकार की एजुकेशन हो, तो मेरे हिसाब से मैं राइट एजुकेशन इशू को मानता हूँ सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। आपके कहने का मतलब था कि एजुकेशन को सिर्फ नौकरी से या एम्प्लॉयमेंट से नहीं उसको कंपेयर करना चाहिए। लोग एजुकेशन लेके अपने ब्रेन को भी डेवलप करते हैं और एजुकेशन से सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन होता है, देश के इकोनॉमिक्स में भी कंट्रीब्यूशन होता है, साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास भी होता है बच्चे का। तो आपके मोरल ऑफ स्टोरी, आपके कहने का मतलब था कि एजुकेशन केवल और केवल नौकरी के लिए नहीं है और सर्वांगीण विकास के लिए एजुकेशन है। ठीक है सर? ओके सर। यस, एक बार पुनश्च मैं भी एग्ज़ाम शिविर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं। जो लोग यहां पर इस चीज़ को सुनकर कितना परिवर्तन और कितना अमेंडमेंट्स अपने आप में लाते हैं। तो जिस तरह हमारे मैथमेटिक्स टीचर राजीव सर ने हमारे बायोलॉजी टीचर गोपाल जी सर से जो क्वेश्चन पूछा है, वो चर्चा पूरी हो चुकी है। उसी दरमियान में उसी बीच में हमारे जो मैथमेटिक्स टीचर्स राजीव सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अक्सर इस चीज़ को लेकर लोग फेस करते हैं कि जब बच्चा किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी भी स्टैंडर्ड में अपना अध्ययन करता है या पढ़ाई करता है, लेकिन बच्चों का एक टेम्पटेशन होता है, बच्चों के दिमाग में एक टेम्पटेशन होता है, और वो टेम्पटेशन ये होता है सर कि हमें इतना पढ़ लेने पर इतने मार्क्स मिल जाएंगे, हम कम समय में बहुत कुछ मतलब कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट ले लें। स्मार्ट वर्क करना अच्छी बात है कि स्मार्ट वर्क करने से आपने कम समय में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना या मार्क्स गेट कर लेना, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन शॉर्टकट नहीं होता, हर चीज़ का सॉल्यूशन शॉर्टकट नहीं होता। तो बच्चों की मेंटालिटी ये की होती है कि हम, जैसे कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो हम 1 महीने में पढ़ ले या 2 महीने में पढ़कर अच्छे मार्क्स ले आए। या आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बुक्स होती है, 1 वीक सीरीज चलती है, तो बच्चा ये उद्देश्य ये दिमाग में ये सेटअप रखता है कि मैं एग्जाम आएंगे 1 वीक पढ़ लूंगा और मैं आंसर कर लूंगा ना, पास हो जाऊंगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप एक ऐसे विद्यार्थी बनता है उससे कि जो वह पास ही हो सकता है, वो अपने आप को क्वालिटी नहीं बना सकता, अपने आप को एक आदर्श विद्यार्थी नहीं बना सकता, अपने आप को गुड एट नहीं बना सकता अपनी सब्जेक्ट या अपने टॉपिक के अंतर्गत। तो अक्सर बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं और इस मेंटालिटी के पीछे क्या रीजन है, इस चीज के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप उसके बारे में बताइएगा। हाँ, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। आपके प्रश्न ये पूछने का मतलब था कि बच्चे आजकल हर चीज़ में शॉर्टकट मारते हैं और बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, ये आपका मेन सेंट्रल थीम है आपके क्वेश्चन का। तो मैं सर इस चीज़ को इलेबोरेट करना चाहूँगा। आपने आजकल महसूस किया होगा कि लोग क्या मतलब बच्चे, स्टूडेंट जो हैं, अपने एजुकेशन के प्रति बहुत सेल्फिश होते जा रहे हैं। सेल्फिशनेस उनके अंदर ज़्यादा दिख रहा है। आप देखते होंगे शॉर्टकट कर लेना, शॉर्टकट मार लेना, मतलब कुल मिलाकर उनको सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना है कि हम किसी तरह सिलेबस खत्म कर लें, शॉर्टकट लगा लें। मतलब ये तो सर जाहिर सी बात है ना, ये तो सेल्फिश दिख रहा है, सेल्फिशनेस उसके अंदर दिख रही है। वो प्रेम तो उसका है ही नहीं एजुकेशन से। उसके घर पे भी यही सिखाया जा रहा है कि जल्दी ज़्यादा मार्क्स लाओ। स्कूल में भी कंपटीशन का माहौल क्रिएट कर दिया जा रहा है। बच्चा स्कूल में भी जाके प्रेशर झेल रहा है, नहीं मुझे सामने वाले बच्चे से ज़्यादा नंबर लाना है, ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, तो सर कहीं ना कहीं अगर मैं इस बात को इलेबोरेट करूं सर, आपने देखा होगा पहले जो हमारे गुरुकुल पद्धति में था कि बच्चे बुक्स पढ़ते थे, चीज़ों को ध्यान से समझते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, क्वेश्चन एराइज करते थे अपने ब्रेन में। बुक पढ़ते पढ़ते यार इस बुक में ये लाइन लिखी, इसका मतलब मुझे समझ में अपने सर से पूछूंगा। आजकल का वो ट्रेंड खत्म हो गया।
बच्चे बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते। आजकल क्या हो गया सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर मैं बोलूँ साइंस सब्जेक्ट की बात करूं या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करूं, कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करूं, मैनेजमेंट सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, सब लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से पढ़ना चाहते हैं। उसकी पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि पीडीएफ से क्या होता है, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को खत्म करते हो, ग्रास्प करते हो, लेकिन वो समझ डेवलप नहीं होती। बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि बुक्स जाओगे मार्केट में लेना तो 700-800 रुपए की बुक्स मिलती है, पीडीएफ फ्री में आप डाउनलोड कर लेते हो, बिना कॉपीराइट का, कोई टेंशन नहीं है। तो कहीं कहीं ये चीज़ें भी हैं। और एक बात हमेशा याद रखें आप, अगर हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। और अनयूज्ड ब्रेन, फिर वो डिपेंडेंसी आ जाती है कि जब तक हमारे क्लास के टीचर नहीं पढ़ाएंगे हमें, तब तक हम एक लाइन नहीं पढ़ सकते। क्यों आप बुक्स नहीं पढ़ते, आपकी रीडिंग हैबिट खत्म होगी, रीडिंग स्किल्स ही नहीं है आपके अंदर है। अगर आप रीडिंग स्किल्स होता है तो क्या होता है, आप 80% तो अपने घर में ही सॉल्व करके चले जाते हो क्वेश्चन को, कि चीज़ों को, फैक्ट को समझते हो, और आपको टीचर्स को भी ज़्यादा बर्डन नहीं देना पड़ता। लेकिन क्या हुआ है, शॉर्टकट, हर जगह शॉर्टकट आपको हमेशा मंजिल पे नहीं पहुंचाता है, और शॉर्टकट चीज़ें जल्दी भूल जाती है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, वो चीज़ें ब्रेन में रिटेन होती है, क्योंकि बुक्स को एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पर स्टोर कर रहे हो, बातों को समझ रहे हो कि उसमें लिखा क्या है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हुआ, सब जगह यही माहौल बना दिया गया है। अभी ये 8 साल 9 साल पहले जब यूपीएससी का बच्चे प्रिपरेशन करते थे, तो उस समय भी ट्रेंड था, आपने देखा होगा बिहार से बच्चे ज़्यादा, बिहार से हो गया, झारखंड से हो गया, ज़्यादा यूपीएससी में सेलेक्ट होते थे। उस समय क्या था, 8 से 8-10 साल पहले यूपीएससी फैक्ट चीज़ों को कम, जो स्टैटिक चीज़ें होती तो लोग रट्टाफिकेशन करते थे, उससे नंबर ला लेते थे। स्टेट पीसीएस में भी यही होता था, जैसे हम आरएस की बात कर लें, यूपी पीसीएस की बात कर लें, उसमें भी यही होता था। लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे हमारे गवर्नमेंट ने भी समझा, उस चीज़ को भी उस ट्रेंड को कम किया। अब क्या हुआ, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ोगे, अगर आप किताबों को नहीं समझोगे, एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम की बुक नहीं पढ़ोगे, अगर आप फैक्ट को नहीं समझोगे, तो आप आंसर कर ही नहीं सकते। तो ये हर जगह धीरे धीरे लागू। इवन सीबीएसई ने भी आजकल यही, सीबीएसई का क्या था, एग्जाम्पलर इनकी एक बुक आती है और एक एनसीईआरटी की बुक आती है। एनसीईआरटी का जो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड के बाद भी एग्जाम्पलर होता है, तो एडवांस प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की निकलती है। लेकिन एनसीईआरटी ने भी अब क्या किया है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं जो ट्रेंड चल रहा है, अब वो भी डीप चीज़ों को पूछ रहा है, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं, अब ऊपर ऊपर पढ़ने से, कि हम सिर्फ आरडी शर्मा की बुक पढ़ लें, ऊपर ऊपर पढ़ के बस पास हो जाए, वैसा सिस्टम खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ये हमें कहीं ना कहीं सिग्नल दिया जा रहा है कि आप किताब पढ़ने के लिए हैबिचुअल हो जाओ। धीरे धीरे अगर किताब आप नहीं पढ़ोगे, बुक्स नहीं पढ़ोगे, तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और जो लोग बुक्स पढ़ेंगे वो जाहिर सी बात है अच्छे मार्क्स लाएंगे और वो अच्छे फील्ड में जाएंगे। एजुकेशन का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोचिंग सेंटर खोल लो या नौकरी करो। एजुकेशन का, जैसे कि हमारे गोपाल सर ने भी बताया अभी, एजुकेशन का मतलब ही होता है कि अपना सर्वांगीण विकास करना। तो आप कैसे सर्वांगीण विकास, जब आप बुक्स पढ़ते नहीं, आपकी समझ डेवलप नहीं होती, ब्रेन डेड है, अब डिपेंडेंसी है, एक लाइन भी बिना टीचर्स के पढ़ाए हुए नहीं पढ़े। आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे कि हम लोग भी एकेडमिक चला रहे हैं, सब लोग करंट अफेयर यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, तो लोग करंट अफेयर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अपना तो सोच ही नहीं रहे। पहले क्या होता था, पेपर लाते थे, द हिंदू न्यूज़पेपर लाते थे, उसमें से फैक्ट को छांटते थे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, स्टेट में क्या हुआ, इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या टर्म्स आए हैं, क्या गवर्नमेंट की स्कीम आई है। ये सब धीरे धीरे क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे टीचर्स कंटेंट डाल दे रहे हैं, लोगों को सोचने का टेंशन खत्म हो गया। लेकिन अगर वही चीज़ें अगर अपने से आप समझ के पढ़ते, तो ज़्यादा लंबे समय तक वो रिटर्न होती। फिर आपको नहीं कि एग्जाम से 10 दिन पहले फिर रिवीजन नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस चीज़ों को अपने से समझा, अपने से नोट्स बनाया, अपने से पढ़ा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको मैसेज दूंगा कि शॉर्टकट कभी भी आपको मंजिल पे नहीं ले जाएगा। शॉर्टकट कुछ समय के लिए आपको खुशी दे सकता है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस आपको शॉर्टकट नहीं दे सकता। आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। बुक्स अगर आप पढ़ोगे, तो मैं ये आपको चैलेंज बोल के, धीरे धीरे कोचिंग इंडस्ट्री भी खत्म हो जाए, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका गुरु मतलब आपके स्कूल और आपके एकेडमिक से ही मतलब रहेगा। मैं सब चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। इसलिए बच्चों, आपसे मेरा मैसेज है, अगर पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चे को आप प्रोत्साहन दें, इनकरेज करें कि बुक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ठीक है सर, मैं अपनी बातों को आपके सामने रखा। अब सर, अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। मैंने तो अपने बात को, आपने क्वेश्चन किया सर, मैंने उस बात को ख़त्म किया। सर, आजकल एक
नया ट्रेंड चल रहा है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पहले जो गुरुकुल में था, क्या गुरु जो है शिष्य के प्रति, टीचर्स जो अपने स्टूडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे और स्टूडेंट जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल का ट्रेंड हो गया, टीचर्स भी धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ कमर्शलाइज हो गया। टीचर्स भी सोचता है कि हमें जितना सिलेबस मिला हम उतना ही पढ़ाएंगे, क्लासरूम छोड़ के चले जाए। बच्चों से भी इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं बच्चे टीचर्स से इंटरेक्ट हो रहे हैं। बीच में कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा है और एजुकेशनल गैप भी आ रहा है। तो सर अब क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ऐसा ट्रेंड चल रहा है और ऐसा क्यों लोगों की मेंटेलिटी हो गई है? आप अपने बारे में, आप इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ को बताने से पूर्व आपने जिस विषय में चर्चा की उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि आपने कुल मिला के एक मॉरल मैं कह सकता हूँ कि आपने ये बात बता दी कि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। बच्चों को ये कहा कि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड एंड फोन आर फास्ट फ्रेंड। सेल फोन जो होता है वो फास्ट फ्रेंड है। आपके दिमाग में तुरंत थॉट आया कि कोशिका की खोज किसने की थी, तुरंत आप देख लोगे फास्ट फ्रेंड। लेकिन आपको कंसेप्ट समझने के लिए बुक्स के पास जाना होगा और टीचर्स के पास जाना होगा। तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बताई। और दूसरी चीज़ आपने बताई कि मैं इसको ये समझूंगा कि जो अपना गुरु, मतलब जो अपना गुरु शब्द है वो टीचर के अंतर्गत तब्दील हो चुका है, जिसमें अपने ऊपर पाश्चात्य जो अपनी पश्चिमी संस्कृति का इम्पैक्ट भी मानूंगा मैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन एक बच्चे और एक टीचर के बीच में इंटरेक्शन के लिए मैं 2 पॉइंट आपके सामने एक्सपोज करूंगा। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सर पर्सनालिटी होती है और एक एटीट्यूड होता है। पर्सनालिटी और एटीट्यूड 2 शब्द होते हैं। पर्सनालिटी किस पर डिपेंड करती है? खुद पर डिपेंड करती है, और एटीट्यूड दूसरे पर डिपेंड करता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, क्या मुझे कैसी मेंटेन करनी है, मुझे कैसा दिखना है, मुझे कैसा करना है, कैसा खाना है, वो मेरे पर डिपेंड है। लेकिन मेरा एटीट्यूड, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सामने वाले के क्वेश्चन के आधार पर, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा मेरे को कि सर ये चीजें क्यों हो रही है, इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही है, पहले इस प्रकार का इंटरेक्शन अच्छा होता था, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ये चीजें क्यों हो रही है? तो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन का जो एटीट्यूड है उसके अनुसार मैं जवाब दूंगा आपको। तो ये पर्सनालिटी और एटीट्यूड, तो वहां पर भी सर दिक्कत उसी तरीके की थी। एक तो सबसे बड़ी चीज में उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हेल्पफुल है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी भी हमारे इस क्षेत्र में या किसी भी जगह पर लोग उसका प्रॉपर उसको यूज करने का तरीका नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हेल्प करती है अपन को, बहुत सारी चीजें बताती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी को कितना यूज करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अपने पेरेंट्स घर पे होते हैं या ऑनलाइन क्लासेस या बच्चों की कुछ भी होती है, बच्चों को फोन यूज करने के लिए देना भी चाहिए, है ना, उसको जरूरी है। लेकिन जैसे कि अपन लोग क्या करते हैं कि मेरा, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा जो मेरा जैसे कहते हैं कि माई टमी इज बिंगिंग आउट, मेरा जो पेट है वो बाहर आ रहा है। पेट नहीं, टमी का मतलब तोत होता है, मेरी तोत बाहर आ रही है, यू शुड वॉक, आपको वॉक करना चाहिए। तो ये जो बात क्या कही कि मेरा टमी बाहर आ रहा है, तो उसके लिए वॉक करना। वॉक के साथ कुछ लोग ये कि बताते हैं आपको फास्ट भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फास्ट। आप फास्ट करो तो आपकी बॉडी डाउन होगी। उसी तरह आपको उस फास्ट की तरह मोबाइल का भी बच्चों को थोड़ा फास्ट करवाना चाहिए। संडे को किसी भी एक दिन को फोन यूज नहीं करना, फोन से दूर रहना है। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चा जिस प्रकार से उसके माध्यम से जो चीजें देखनी चाहिए वो तो नहीं देख रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी देख रहा है जिस, मतलब जैसे कि बहुत अच्छे शो हैं, कुछ फैमिली शो भी हैं, कुछ फैमिली शो नहीं है, लेकिन उसमें जिस प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है उस कारण से उसके अंतर्गत वो रिस्पेक्ट का डिस्टेंस आ रहा है। हालांकि मोस्ट ऑफ बच्चे बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उनके बीच में रहता है, लेकिन क्लास के अंदर क्या होता है सर कि कभी कभार टीचर पर डिपेंड करता है। मैं रिस्पेक्ट को लेकर बात करता हूँ। जैसे कोई टीचर कक्षा में है, जैसे गोपाल जी सर पढ़ा रहे हैं या मिस्टर राजीव सर पढ़ा रहे हैं या कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन टीचर के एक 2 चीजें होती है सर। एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि रिस्पेक्ट और फियर 2 चीजें। टीचर का डोमिनेंट कब कहला जाता है? जब बच्चे के दिमाग में फियर पैदा हुआ, मतलब टीचर क्या है? डोमिनेंट है। रिस्पेक्ट क्या है कि बच्चा जैसे कि टीचर को देखकर रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो थोड़ा टीचर से हाइड कर। और मैं यूं कहता हूं कि बच्चे में ना तो फियर होना चाहिए, सिर्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन रेस्पेक्ट ऐसी होनी चाहिए कि टीचर को देखते ही बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास आए और उससे बात करे कि नहीं सर आप कैसे हो। जैसे बाहर भी मिले, क्लास में भी मिले, बच्चा अपने डाउट्स को, अपने सस्पेक्ट्स को, अपने क्वेश्चन को टीचर्स के सामने अराइज कर सके। ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए बच्चे के अंतर्गत, और ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट बन जाती है। और रिस्पेक्ट किसके हिसाब से बनती है? आपके कंटेंट के हिसाब से। आप क्या काम कर रहे हो, आपका
प्रेजेंटेशन कैसा है, आप बच्चे तक आपकी चीजें, आपका कंटेंट कितना इजी तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, उसके आधार पर आपका इंटरेक्शन और आपका जो रिस्पेक्ट ईच अदर जो है वो मेंटेन होती रहती है। तो इन चीजों पर हमेशा टीचर अगर फोकस करेगा तो ऑब्वियसली बच्चा रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार रहेगा। और हमें भी बिंग टीचर बच्चों की जिज्ञासा का आदर करना चाहिए, बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हर मनुष्य चाहता है कि रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, चाहे एक छोटा सा बच्चा है उसके भी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कभार चोट पहुंचती है तो वो भी कुछ भी बोल जाता है, ठीक है। तो अपन को सारी, अपन जिस लेवल पर है तो उस मैच्योरिटी को मेंटेन करते हुए इन चीजों को एक्सपोज करना चाहिए। मैंने आपके प्रश्न का इस तरीके से जिस तरह मुझे जो अनुभव था वो चीजें मैंने आपके सामने एक्सपोज करी। धन्यवाद सर। थैंक यू जयदीप सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। आपके कहने का मतलब था कि चीज़ें बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। आप बच्चों के साथ बैलेंस बना के रहें, बच्चे भी आपके साथ बैलेंस बना के रहेंगे, बच्चे भी रिस्पेक्ट करेंगे, टीचर्स को भी अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए, तो दोनों के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होगा, ये माहौल ही क्रिएट नहीं होगा। आपके कहने का मतलब था ये था। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एजुकेशन पे चर्चा, आज एपिसोड 3 है, आज के लिए बस इतना ही। और हम नेक्स्ट एजुकेशन पे चर्चा के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। अगर ये शो आप देख रहे हो और हमारे द्वारा आपको मैसेज जा रहा है, ये कहीं भी दुनिया के हर कोने में मैसेज जा रहा है, अगर आपको भी पेरेंट्स लगता हो कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो आप सुधार करना चाहते हो और आप लेकिन किसी से कह नहीं पाए, हम आपकी आवाज़ को आगे तक ले जाएंगे। आप हमें कमेंट करें। अब जिस विद्यालय से भी आपको कोई समस्या है कि हम विद्यालय का किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम आपके मैसेज को पहुंचाएंगे कि ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, इस चीज़ों को ऐसे किया जाए। तो पेरेंट्स, बच्चे, आप सभी लोग कमेंट करें और इस शो को एंजॉय करें। थैंक यू। जो मन की बात है उसको हाँ, और आपके मन की बात आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि अपने मन की व्यथा, अगर आपको कहीं भी तकलीफ हो तो उसको भी शेयर करें। और चाहते हैं कि हमारे भी कोचिंग इंडस्ट्री के तरह से आप में कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं और कुछ नया कुछ यहाँ पर लाना, उसके बारे में भी हमें सुझाव लिखें। और हमारा एड्रेस है सागवाड़ा, डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील के अंदर एक छोटा सा मार्केट है बड़गी, जहाँ पर ये एपिसोड, यहाँ पर लाइव क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस सब चीज़ यहाँ से प्रसारण होती है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और 1 अप्रैल से BSTC पेट एग्जाम के लिए, PT मैंने B.Ed के लिए और STC के लिए भी यहाँ पर कोर्स चलाई जाएंगी। तो जिनको भी इनरोल होना है, इनरोलमेंट कल से स्टार्ट हो चुका है, इनरोलमेंट अपना स्टार्ट कर लें। और 1 अप्रैल से 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस भी चलेंगी। जो अभी तक क्लासेस अभी बीच में रोक दिया गया था एग्जाम के लिए, अब वो फिर से रिज्यूम हो रही हैं, ठीक है। और नंबर नोट कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, नंबर लिखा भी होगा 9315223540 और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वेबसाइट का नाम www.examshivir.in। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं info.examshivir@gmail.com। और हमारे प्ले स्टोर से एग्जाम शिविर एकेडमी ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।